आज 10 आज हम लोग फिर से हिंदी पढ़ेंगे। नागरी लिपि जो चैप्टर आपका 5 है, एक निबंध है। इस वीडियो में हम लोग संपूर्ण नागरी लिपि का संपूर्ण अर्थों को समझेंगे। यह अर्थ समझने के बाद आप लोग को एग्जाम में जो भी क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इससे बाहर नहीं आएंगे और इसके बाद आपको बुक पढ़ने की मतलब यह चैप्टर आपको नागरी लिपि पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और नहीं कोई दूसरा वीडियो देखना पड़ेगा। इसलिए ये आप लोग के लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगा। चलिए, यहाँ पे एक सिक्का है जिसको बादशाह अकबर ने बनवाया था और इस सिक्के पर राम सीता का फोटो को अंकित किया था और इस पर राम सीए शब्द लिखा था। राम सीए शब्द का मतलब होता है राम सीता। चलिए हम अब यहाँ से संपूर्ण आपका चैप्टर का हम अर्थ समझते हैं, मतलब बिंदु जो भी आपका महत्वपूर्ण बिंदु है, यानी अर्थात जो भी चैप्टर के अंदर आपका अर्थ है। चलिए आप लोग ध्यानपूर्वक समझते चलिए। पहला है नागरी। नागरी तो नागरी का अर्थ होता है नगर। नगर, नगर की या शहर की। नागरी मतलब नगर की या शहर की। क्या समझे? नागरी मतलब नगर की या शहर की। अगला है लिपि। लिपि का मतलब होता है ध्वनियों के लिखित चिन्ह। लिपि का अर्थ होता है ध्वनियों के लिखित चिन्ह। अगला, जिस लिपि में यह लेख छपा है उसे हम नागरी या देवनागरी लिपि कहते हैं। देखिए आपका जो यह बुक छपा है, जिस लिपि में यह लेख छपा है, यह आपका निबंध छपा है, उसको हम क्या कहेंगे? तो नागरी या देवनागरी लिपि कहते हैं। कौन सा कहते हैं? देवनागरी या नागरी लिपि कहते हैं। चलिए अगला, करीब 2 सदी पहले इस लिपि के टाइप बने और इसमें पुस्तक छपने लगी। कितना सदी? तो लगभग 2 सदी पहले, करीब 2 सदी पहले इस लिपि के टाइप बने और इसमें पुस्तक छपने लगी, जिसके कारण इसके अक्षरों में स्थिरता आ गई। जिसके कारण इससे अक्षरों में क्या आ गई? स्थिरता आ गई। अर्थात नगरी या देवनागरी लिपि के अक्षर हैं। टोटल कितने हैं? तो कुल 52 है। अब यह बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता है। कुल 52 हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, नेवारी इत्यादि भाषा देवनागरी लिपि है। अगला हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी तथा इसके विविध, यह सब किस में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की बहन है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की बहन है, बहन माना जाता है। चलिए, तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ दक्षिण भारत की भाषाएं हैं। तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ दक्षिण भारत की भाषाएं हैं। नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें दक्षिणी भारत से मिलते हैं। देखिए, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिला? तो दक्षिणी भारत से मिलते हैं। अगला है 8 नंबर की दक्षिण भारत की नागरी लिपि नंदी नागरी कहलाता है। दक्षिण भारत की जो नागरी लिपि है उसको हम नंदी नागरी के नाम से जानते हैं। लेख विजयनगर के शासकों के लेख नंदी नागरी लिपि में है। अगला, चलिए 12वीं सदी के केरल के शासकों सिक्कों पर वीर केलस्य जैसे शब्द देवनागरी लिपि में अंकित किया। कहने का मतलब यह है कि वह केरल के शासक अर्थात राजा था, तो अपने जो सिक्का था उस पर अपने नामों को अंकित कराया था। किस लिपि में? तो देवनागरी लिपि में। अगला, बादशाह अकबर ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नागरी लिपि में राम सिया, जो आप लोग हम शुरू में बताए थे, बादशाह अकबर ने सिक्का चलाया था जिस पर नागरी लिपि में राम सिए शब्द अंकित है। राम सीए का अर्थ होता है राम सीता। राम सीए का अर्थ होता है राम और सीता। जो बादशाह अकबर ने था वो एक सिक्का पर राम और सीता का फोटो अंकित कराया था और उसे नागरी लिपि में राम सीए शब्द अंकित कराया था। अगला, बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर राम सीता की आकृति अंकित है। जो आप लोग देखे थे स्क्रीन पर, क्या था? राम और सीता का फोटो अंकित था। उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख 8वीं सदी से मिलने लगते हैं। 8वीं सदी से मिलने लगते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रम द्वितीय का व्यक्तिगत नाम देव था। तो कब से मिलने लगते हैं? तो 8वीं सदी से मिलने लगते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो विक्रम द्वितीय का व्यक्तिगत नाम देव था। कहते हैं 15 नंबर, हिंदी के आदि कवि सरहपाद है। मतलब हिंदी के जो कवि है वह सरहपाद है। अगला, दोहा कोश सरहपाद की रचना है। दोहा कोश किसकी रचना है? तो सरहपाद की रचना है। रामायण की रचना किसमें? संस्कृत भाषा में है। बेतमा दानपत्र 1020 ईस्वी का है। कर्नाटक प्रदेश का जो श्रवण बेलगोला स्थान किसके तीर्थ? तो जैनों के प्रसिद्ध
तीर्थ स्थल है। अगला, स्थापत्य के उत्तर भारत की एक विशेष शैली को नागर शैली कहते हैं। स्थापत्य के उत्तर भारत की एक विशेष शैली को क्या कहते हैं? तो नागर शैली कहते हैं। अगला है टकसाल शब्द का अर्थ जहाँ सिक्के ढलते हैं। अगला देखते हैं 22 नंबर, धारा नगरी का प्रमाण शासक भोज। शासक अपने विद्या अनुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है। देखिए, विद्या अनुराग का अर्थ होता है विद्या से प्रेम। देखिए, विद्या अनुराग का अर्थ होता है विद्या से प्रेम। अगला है, ईसा की 14वीं-15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को नंदी नागरी लिपि कहा है। क्या समझे यहाँ से कि ईसा की 14वीं-15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को नंदी नागरी कहा है। तो हस्तलिपि हाथ की लिखावट को कहते हैं। हस्तलिपि जो आप हाथ से लिखते हैं, जो भी बातों को आप हाथ से लिखते हैं उसको बोलेंगे हस्तलिपि। तो चलिए यहाँ से संपूर्ण अर्थ को हम समझे। अब यहाँ से जो भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनने वाला है ऑब्जेक्टिव, चलिए हम उसको देखते हैं। चलिए अब हम यहाँ से पाठ से जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको शुरू करते हैं कि उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं। तो आंसर आपका ए होंगे 8वीं सदी से। नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ से मिलते हैं। तो आंसर आपका सी होंगे दक्षिण भारत से। कहाँ से मिलते हैं? तो दक्षिण भारत से। तीसरा क्वेश्चन है कि बेतवा दान पत्र किस समय का है। तो बेतवा दान पत्र हम लोग पढ़े थे कि 1020 ईस्वी का है। बेतवा दान पत्र कब का है? तो 1020 ईस्वी का है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है, सरहपाद की कृति क्या है। तो हम लोग पढ़े थे कि दोहा कोश। इनका क्या कौन सा है? दोहा कोश। आंसर आपका ये होगा। अगला क्वेश्चन है, 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर केरस्य जैसे शब्द किस शब्दों में लिखा था, यह पूछ रहा है। मतलब लिपि में अंकित था। किस लिपि में अंकित था? तो हम लोग पढ़े थे कि देवनागरी लिपि में उन्होंने अपने नामों को अंकित कराया था। अगला क्वेश्चन है कि ईसा की 14वीं-15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को क्या कहा है। तो विजयनगर के जो शासक थे 15वीं-14वीं सदी में, अपने लेखों को नंदी नागरी के नाम से कहे थे, नंदी नागरी। आंसर ये होंगे। अगला क्वेश्चन हम साथ देखते हैं। ये जो भी ये क्वेश्चन देख रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोग का इसका PDF आगे मिलने वाला है, इसलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक समझते चलिए। अगला 7 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी लिखी जाती है। तो जो भी आपका हिंदी लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। आंसर ये होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर, हिंदी भाषा की लिपि क्या है। तो हिंदी भाषा की लिपि आपका देवनागरी लिपि है। आंसर बी होंगे। नंबर, दोहा कोश किसकी रचना है। तो दोहा कोश सरहपाद की रचना है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, रामायण की रचना किस भाषा में है। तो रामायण की रचना आपको पता है कि संस्कृत भाषा में। आंसर ये होंगे। अगला, तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं, यह सब भाषा जो आपका है यह सब दक्षिण भारत की भाषा है। आंसर आपका डी होंगे, दक्षिण भारत की भाषा है। 12 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं, नेवारी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो नेवारी जो भाषा है, आंसर ये होंगे देवनागरी भाषा में नेवारी भाषा भी को लिखा जाता है। अगला हम 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें है हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है। तो आपको पता है कि हिंदी और विविध बोलियां हमेशा देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। आंसर आपका इसका भी ए होंगे। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में है। तो विजयनगर के शासकों का लेख, उन्होंने विजयनगर के जो भी शासक थे उन्होंने अपने लेख को नंदी नागरी लिपि में लिखवाया था। आंसर डी होंगे। अगला क्वेश्चन 15 नंबर है, परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे। तो यह धारा नगरी के कहाँ के रहने वाले थे। तो यह धारा नगरी के। आंसर आपका ए होंगे। 16 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी के आदि कवि हैं। तो हिंदी आदि के कवि हैं सरहपाद। हिंदी आदि कवि के आंसर आपका डी होंगे। किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नागरी लिपि में राम सिया शब्द अंकित था। आपको पता था कि हम लोग पढ़ के आए थे कि आंसर इसका बी होंगे, बादशाह अकबर ने चलाया था ऐसा सिक्का जिस पर राम सिया का चित्र अंकित था। अगला क्वेश्चन 18 नंबर है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रम द्वितीय का व्यक्तिगत नाम क्या था। तो व्यक्तिगत इसका नाम था देव नाम था। आंसर सी होंगे। अगला, कर्नाटक प्रदेश श्रवणबेला स्थान किसकी प्रसिद्ध स्थल है। तो जैनों का प्रसिद्ध स्थल है। धारा नगरी का कौन सा शासक अपने विद्या अनुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है। तो इन्होंने परमार शासक भोज
के लिए इन्होंने प्रसिद्ध है। आंसर इसका सी होंगे। अगला क्वेश्चन है किस नंबर है मराठी नेपाली और नेवाड़ी भाषाओं लिपि क्या है? तो देवनागरी है। कौन सा भाषा है? आंसर आपका डी होंगे। अगला 22 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न भाषाओं में से किस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी को। किसमें? कौन सी भाषा को? तो हिंदी को। आंसर आपका डी होंगे। चलिए, टकसाल शब्द का अर्थ है, हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे कि टकसाल शब्द का अर्थ होता है कि जहाँ पे सिक्के ढलते हैं, जहाँ पे सिक्के बनाए जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? हम लोग टकसाल बोलते हैं। आंसर आपका बी होंगे। अगला है स्थापत्य उत्तर भारत की एक विशेष शैली को क्या कहते हैं? तो नागर शैली कहते हैं। आंसर बी होंगे। अगला क्वेश्चन है हस्तलिपि किसे कहते हैं? तो आपको पता है कि हस्तलिपि उसे कहते हैं जो आपको हाथ का लिखावट होता है, उसे जो आप हाथों से लिखते हैं उसे हस्तलिपि कहते हैं। तो आंसर इसका डी होंगे। अगला क्वेश्चन है, यह लास्ट ही क्वेश्चन है आप लोग का 26 नंबर। जो क्वेश्चन है बादशाह अकबर ने जो सिक्का है चलाया था उस पर किनकी आकृति अंकित थी? तो आपको पता है हम शुरू में देखे थे कि राम सीता का उस पर चित्र अंकित था और वह सिक्का का नाम राम सिंह था। तो यहाँ से जो भी आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने वाला था संपूर्ण आपका मतलब निबंध नागरी लिपि से, वह संपूर्ण क्वेश्चन को हम लोग देखें। इससे बाहर आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसका पीडीएफ भी आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे डाउनलोड करके आप लोग निकाल कर आसानी से पढ़ेंगे। मेरी मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर करिएगा और अच्छा लगा होगा तो मेरे से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब भी कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।